यह लड़का जो तपती धूप में सड़क किनारे पकोड़े बेच रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कितना अमीर बन सकता है? शायद आप में से कुछ कहें कि आने वाले टाइम में किसी अच्छे रेस्टोरेंट का एक शेफ बन सकता है, या शायद ये बड़ा होके अपना ही कोई रेस्टोरेंट भी खोल सके, या फिर अगर सब कुछ अच्छा रहा तो शायद ये खुद अपने लिए एक बड़ा 2 मंजिल वाला मकान बना सकता है। यही सोच रहे होंगे ना आप भी? तो कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूँ कि यही लड़का आने वाले टाइम में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बनता है। नाम है धीरू भाई अंबानी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक पकोड़े बेचने वाले लड़के ने 80,000 करोड़ के टर्नओवर वाली एक कंपनी बना डाली। इस वीडियो को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करके समझने वाले हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में कभी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। और ये मेरी पहली वीडियो भी है जिसको मैं किसी ऐसे टॉपिक पर बनाना चाहता था जिससे हम सब कुछ सीख सके, ताकि आने वाले टाइम में हम अपने और अपने परिवार के लिए तो सक्षम बन ही सके, पर साथ ही अपने देश की ग्रोथ में भी एक छोटा पहिया बन सके। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, धीरू भाईज अर्ली लाइफ। धीर जलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम धीरू भाई अंबानी के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के काफी छोटे गांव चोरवाड़ में हुआ था। वह 5 बच्चों में तीसरे नंबर पर आते थे। उनके पिताजी पास के स्कूल में एक टीचर थे और उनकी माँ होम मेकर। एक काफी साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद धीरू भाई के सपने हमेशा से आसमां से भी ऊंचे थे। छोटी सी उम्र में ही उनको इकोनॉमिक्स और बिजनेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। चलिए आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक छोटा सा लड़का घर से बाहर निकलता है और देखता है कि अरे, आज हमारे इस छोटे से गाँव में इतनी सारी भीड़ क्यों आई है। पूछने पे पता चलता है कि यहाँ के पास के मंदिर में काफी पुरानी मान्यता है, जिसके चलते श्रद्धालु इस टाइम पर काफी ज्यादा आते हैं। अब जहाँ पर मेरे और आपके जैसे लोग इतनी बात सुन के शायद चले जाए, यहाँ पर उस छोटे बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर इतनी सारी भीड़ आई है तो इनको भूख भी लगेगी, भूख लगेगी तो इनको कुछ खाने को भी चाहिएगा। बस फिर क्या था, फिर वो समझ चुके थे कि पिछले कुछ सालों से जो वो अपने गुल्लक में पैसे जमा करते आ रहे हैं, उस गुल्लक को अब तोड़ने का समय आ चुका है। वो उस गुल्लक को तोड़ते हैं, उस सामान से वो कुछ पकोड़े खरीदते हैं और पकोड़ों की एक रेडी लगाते हैं, जहां पर वो जितने भी श्रद्धालु आते थे उनको वो पकोड़े ज़्यादा में बेचते हैं और अपना मुनाफा कमाते हैं। और शायद यहीं से हमें एक पहली सीख मिल सकती है, वो ये कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बस काम करने का मन होना चाहिए। पर शायद उस लड़के को नहीं पता था कि जल्दी ही उसे एक बड़ा झटका भी लगने वाला है, क्योंकि वो जितने भी श्रद्धालु आए थे वो अपने दर्शन करके वापस अपनी जगह जाने भी वाले थे। तो जिसके कारण कुछ ही दिनों में वो गांव फिर से सूना हो गया और वो बच्चा जो इतना मुनाफा कमा रहा था, अचानक से उसके पकोड़े बिकने बिल्कुल बंद हो गए। पर ये इनकी कहानी की एंडिंग नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। अब आपको ले चलते हैं पार्ट 2 में, जहां पर असली धीरू भाई अंबानी का जन्म होता है। पार्ट 2, धीरू भाई अंबानी टाइम इन यमन। तो देखो, 16 साल की उम्र में ही धीरू भाई इतना तो सीख गए थे कि उनको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, करना है तो बस बिजनेस। पर बिजनेस अब करे कैसे? तब उनको एक आइडिया सूझता है। उनका एक बड़ा भाई यमन देश में जाने वाला था कुछ काम करने। बस फिर क्या था, वो अपने पिताजी को जैसे तैसे मनाते हैं और बड़े भाई के साथ यमन जाने की जिद करते हैं। आखिर में पिताजी मान भी जाते हैं और वो यमन पहुंच जाते हैं। और अगर अब तक आप सोच ही रहे हो तो हाँ, ये वही यमन देश है जिसको हम शहजादे हातिम के नाम से जानते हैं। देखो, अब वो दूसरे देश पहुंच तो जाते हैं, पर यहाँ पर उनके पास कोई ज्यादा बड़ी नौकरी नहीं थी। उनका काम था एक पेट्रोल पंप पे छोटी सी नौकरी करना, पर यहाँ पर भी वो बाकी सब से अपने आप को अलग दिखाते हैं। अब आप पूछोगे वो कैसे? तो चलिए बताते हैं। एक्चुअली उस एज तक भी धीरू भाई अंबानी लोगों से बात करना काफ़ी अच्छे से सीख चुके थे। वो लोगों को अपनी बातों से मनाना सीख चुके थे। इसलिए जब भी कोई पेट्रोल पंप पे अपना तेल डलवाने या बाकी काम करने आता था तो वो उनको अपनी बातों से मनाकर ज़्यादा पैसे का पेट्रोल डलवाते थे। वो कई बार ऐसा एग्जाम्पल देते थे कि आप अभी कम पेट्रोल डलवाओगे तो वापस से आपको इधर तक पेट्रोल लेने आना पड़ेगा और फिर आपको और भी ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा। और कंपनी के लिए इतना डेडिकेटेडली काम करते हुए और उनको प्रॉफिट दिलाते हुए उनको कुछ टाइम बाद मैनेजर की पोस्ट भी दिलाती है। पर इतने से भी वो खुश नहीं थे। वो देखते थे कि कैसे मुट्ठी भर लोग आते थे, 5 मिनट बात करते थे और ऐसी डील क्रैक कर देते थे कि उनका लाखों करोड़ों का मुनाफा हो जाता। और धीरू भाई अंबानी भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। पर उस नए देश में अगर उस लड़के के पास कुछ कमी थी तो वो थी एक आइडिया की। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि कैसे इनको वो आइडिया मिला। तो देखो, कोई भी भारतीय कहीं भी चला जाए, अगर उसकी एक आदत नहीं छूट सकती तो वो है चाय पीने की। और यही धीरू भाई अंबानी की भी आदत थी। यहाँ पर उनके पास 2 चांसेस थे। एक तो ये कि वो 10 पैसे वाली चाय पीना चाहें, या एक ऐसी जो वो 2 रुपए की 1 गिलास चाय पीना चाहें। पर आप सोच सकते हो धीरू भाई ने कौन सी चुनी? जी हाँ, दूसरे वाली। धीरू भाई ने दिमाग लगाया कि अगर वो इतने महंगे और अच्छे रेस्टोरेंट में जाके चाय पियेंगे तो शायद वहाँ पे जो लोग आएंगे वो भी काफ़ी अमीर आएंगे। उनको वो देख के उनकी बातों से कुछ सीख सकें और शायद उनकी बातों से कोई आइडिया भी ले सके जिनकी उनको खास ज़रूरत थी। और एक दिन ऐसा मौका बना भी जब उनके बिल्कुल बगल वाली टेबल में 2 आदमी बैठे थे और मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे जो यहाँ का चांदी का सिक्का है उसकी कीमत ज़्यादा है एक्चुअल सिक्के से, क्योंकि वो चांदी असली की है।
तो आप ऐसा मान लो कि जैसे 100 रुपए के एक चांदी के सिक्के में 110 रुपए की तो चांदी है। बस इस आइडिया को शायद वो मजाक में कह रहे थे, पर धीरू भाई अंबानी इसको सीरियसली लेते हैं। अब धीरू भाई अंबानी ने फिर से वही किया जो उन्होंने बचपन में अपने गांव में लोगों को पकोड़े खिलाने के लिए किया था। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स निकाली और उन सेविंग्स को दे के एक मशीन खरीदी, जिससे वो जो भी चांदी के सिक्के हैं उनको पिघला के एज ए चांदी बेच सकें, और यहाँ से उन्होंने काफ़ी बड़ा मुनाफा कमाया। बस कुछ टाइम बाद एक दिक्कत आनी शुरू हो गई, क्योंकि जब किसी कंट्री की करेंसी को ऐसे एक तरीके से कम होता देखा तो वहाँ की सरकार चौंक गई। वो जानना चाहती थी कि भाई इतने सारे सिक्के आखिर जा कहाँ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई और वो इन्वेस्टिगेशन टीम छानबीन करते करते पहुंची धीरू भाई अंबानी के पास। पर जब तक वो धीरू भाई अंबानी को पकड़ पाते, धीरू भाई अंबानी वहां से फ्लाइट लेके वापस इंडिया लैंड हो चुके थे। अब इस इंसिडेंट को लोग काफ़ी अलग अलग ढंग से देखते हैं, पर देखो अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका तो काम ही है कोई ऐसा लूप होल ढूंढना जहां से वो प्रॉफिट कमा सके, और ऐसा ही धीरू भाई अंबानी ने भी किया। पार्ट 3, भारत में वापसी और रिलायंस की शुरुआत। तो साल 1958 में धीरू भाई अंबानी वापस इंडिया लौट चुके थे, और इस बार उनके पास सपनों के अलावा एक योजना भी थी। हाँ, पैसे भले ही सिर्फ 15,000 हों, पर वो उस वक्त के हिसाब से ज़्यादा कम भी नहीं थे। उस वक्त उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। मुंबई के भुलेश्वर इलाके में ये सिर्फ 350 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा दफ्तर था, जहां पर वो पॉलिस्टर यार्न को इंपोर्ट करते थे और मसालों को एक्सपोर्ट। और एक्चुअल में यहीं से रिलायंस का जन्म हुआ। इसके अलावा धीरू भाई का विजन काफ़ी क्लियर था। वो हर भारतीय को एक अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते थे, और जल्दी ही शायद भारतीय बाजार में वो सबसे पहले थे जिन्होंने पॉलिस्टर के पोटेंशियल को समझा। साल 1966 में उन्होंने अहमदाबाद के नरोदा में पहली टेक्सटाइल मिल लगाई और विमल ब्रांड का वहाँ से जन्म हुआ। और इस विमल ब्रांड का नाम उन्होंने अपने नेफ्यू के नाम पे रखा, जो कि उनके बड़े भाई के बेटे भी थे, और वही रिलायंस इंडस्ट्रीज के को फाउंडर भी थे। हालांकि ये ब्रांड बाद में मुकेश अंबानी ने 9 दिसंबर 2014 को किसी और को बेच दिया, और अब उनके पास 50% से कम हिस्सेदारी है। देखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये विमल ब्रांड वो विमल नहीं है जो कि हम आजकल सुनते हैं। उस वक्त पर विमल ब्रांड एक कपड़ों की क्लोथिंग एक्सक्लूसिव मार्केट हुआ करती थी, जो कि काफ़ी रिफाइंड कपड़े बनाता था। और जो मैंने पॉलिस्टर के बारे में बताया, पॉलिस्टर के मार्केट उस वक्त पर इंडियन मार्केट में एस्टेब्लिश्ड नहीं थे, इसलिए वो बाहर से पॉलिस्टर मंगाकर एक काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाते थे। अब चलिए आपको दोनों कंपनीज में जो चैलेंजेस आए उसके बारे में बताते हैं। पहले अगर ओनली विमल कंपनी की बात की जाए तो देखो, एक लाइसेंस हुआ करता था उस वक्त पर जिसका नाम था रिप्लेसमेंट लाइसेंस, जिसका मतलब ये था कि अगर आप बाहर से कुछ सामान मंगा रहे हो, जैसे कि धीरू भाई अंबानी पॉलिस्टर मंगा रहे थे, तो फिर आपको वो सामान एक्सपोर्ट करना होता था। और इनके कॉम्पिटिटर्स ने जब देखा कि ये सामान यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में भी इंपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी बड़े नामी खिलाड़ी इसको खरीदने के लिए इच्छुक हैं, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा और केस ठोक दिया। इसके रिप्लाई में उन्होंने अपना लूप होल निकाला और बताया कि देखो, इस स्कीम में ये कहाँ लिखा है कि अगर हम कुछ इंपोर्ट करें तो उसका बना हुआ पूरा 100% सामान ही एक्सपोर्ट कर दें। हम ट्राई करते हैं 100% देने की, पर अगर नहीं बिकता तो तब हम उसको डोमेस्टिक मार्केट में डालते हैं। और ये उनकी पहली स्ट्रेटजी थी जो काम आई। अब उनकी अगर दूसरी स्ट्रेटजी की बात की जाए तो वो रिलायंस से रिलेटेड थी, क्योंकि उनको रिलायंस के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए थे जो वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण कंपनी में काफी मंदी आ गई थी। और यहाँ पर वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लेते हैं। वो साल 1980 में रिलायंस कंपनी को पब्लिक कर देते हैं। इसके कारण अब वो एक्सपेंशन करने के लिए उनके पास इनफ फंड भी थे, और लाखों भारतीयों को कंपनी में शेयर खरीदने का मौका भी मिला। इस आईपीओ से रिलायंस कंपनी को तो फायदा हुआ ही, पर साथ ही शायद अनगिनत मिडिल क्लास इंडियंस को भी फायदा हुआ। इसके अलावा जैसे जैसे उनकी आगे सफलता होती गई, उनके सामने चैलेंजेस तो आते ही गए, कई बार इकोनॉमिक तो कई बार पॉलिटिकल रीजंस भी, पर हर बार धीरू भाई अंबानी और मजबूत होकर उभरे। पार्ट 5, बिल्डिंग एन एम्पायर। तो देखो, साल 1990 तक रिलायंस काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गई थी। रिलायंस उस वक्त तक पेट्रोकेमिकल्स में भी अपना हिस्सा रखती थी, तो रिफाइनिंग में भी, यहाँ तक कि टेलीकम्युनिकेशन में भी उन्होंने अपने पैर जमा लिए थे। और धीरू भाई की जो दूरदृष्टि थी वो शायद रिलायंस की सफलता का सबसे बड़ा कारण बनी। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो उस वक्त उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की जामनगर में स्थापना कर दी थी। इसके अलावा जो भारत का टेलीकम्युनिकेशन है उसकी भी नींव उन्होंने ही रखी। पर सोच के देखो कि उस वक्त ये गेस कर पाना और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इस चीज पे लगा पाना कि आने वाले टाइम में ऑयल की कितनी ज्यादा जरूरत होने वाली है, इंडियन मार्केट में ऑयल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये शायद उनकी फोर साइटेडनेस ही थी और कुछ नहीं। पर हाँ, अगर हम ये मान ले कि इनके पास सिर्फ दूरदर्शिता ही थी तो ये काफ़ी गलत स्टेटमेंट होगी, क्योंकि ये इंटरनली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान थे। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। तो 16 फरवरी 1986 को इनको पहला हार्ट अटैक आता है। ये अपने बेटे मुकेश अंबानी को बोलते हैं कि इनके पीछे दर्द हो रहा था कमर में, जिसकी वजह से शायद इनको कुछ दिक्कत हुई है।
पर अफरा तफरी में जैसे तैसे वो इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते जाते अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगले 48 घंटे इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जैसे ही इनको होश आता है, ये अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हालांकि डॉक्टर्स बाद में बताते हैं कि इनका लेफ्ट हैंड पूरे तरीके से पैरालिसिस हो चुका है, पर फिर भी इस चीज़ को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। अगले 3 महीने में उन्होंने अपनी डाइट में काफ़ी चेंजेस किए, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस की और अपना रूटीन पूरे तरीके से बदला, जिसकी वजह से उनके हाथ की कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर हो चुकी थी। इसी सब क्वालिटीज़ के चलते उन्होंने अपना नाम ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली बना लिया। इसका एग्जाम्पल ये भी है कि साल 1996, 1998 और 2000 में एशिया बिग नामक एक कंपनी ने पावर 50 द मोस्ट पावरफुल 50% ऑफ एशिया में 3 साल इनका नाम शामिल किया। ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए काफी गर्व की बात थी और शायद यही वो स्टार्टिंग थी जहां से भारत के पोटेंशियल के बारे में पूरी दुनिया को पता चलना शुरू हुआ। और इस सब के अलावा साल 1999 में इनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके अलावा साल 2001 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। पर फिर इस सब के बाद साल 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो जाता है और वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी विरासत जो आज भी भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की इंडस्ट्री को शेप कर रही है। उनके बेटे मुकेश और अनिल ने रिलायंस की बागडोर संभाली और उनके सपनों को आगे बढ़ाया। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो धीरूभाई अंबानी के भारत की संभावना पर जो अटूट विश्वास था उसका एक प्रतीक है। तो अब हम सब भारतवासी धीरूभाई अंबानी से क्या सीख सकते हैं? उनका जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है, कोई भी चुनौती बहुत कठिन नहीं है और कोई भी शुरुआत बहुत छोटी नहीं है। मेहनत, दृढ़ता और डेडिकेशन के साथ अगर चला जाए तो कोई भी महानता हासिल करी जा सकती है। धीरूभाई अंबानी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं नापी जाती, वो नापी जाती है कि आप जाने के बाद भी दुनिया पर क्या छोड़ के जाते हो। और इसी के साथ हमारी पहली वीडियो आज खत्म होती है। देखने के लिए आप सबका धन्यवाद और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब द चैनल।